कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया की। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। नमस्कार दोस्तों, हम अपने अनुभव चैनल पर, मैं आपका होस्ट अरविंद मिश्रा, और हमारे साथ एक बहुत अजीम शख्सियत आज उन्होंने मौका दिया है हमको आपसे बात कर, आप लोगों के सामने उनको प्रस्तुत करने और बात करने का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको वेलकम करता हूं। नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब हैं और आदाब आदाब मसूद साहब। लखनऊ की जो हिस्ट्री है जी, जिसको जो नवाबों ने जिस तरह लखनऊ को स्थापित किया और बनाया जी, उनके आप डिसेंडेंट हैं और आपने शहर के उतार चढ़ाव सब देखे जी, और हिस्ट्री के भी आप एक वो रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, और मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सवाल करता हूँ। तो ये हिस्ट्री बहुत साफ और सिंपल शब्दों में बयान कहीं हो, लोगों की जानकारी में हो, ऐसा थोड़ा उस पर धूल पड़ गई है जी। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हुए जानना चाहेंगे कि जो थोड़ी सी जो धूल है इसको आप हटा करके कुछ हिस्ट्री ऑफ, देखिए हम इसको थोड़ा पीछे से जाते हैं जी। हिंदुस्तान जो था जी, वो मुगलों ने 12 सूबों में तकसीम कर रखा था जी, और अवध जो था उसका एक सूबा था जी, वो एक टेरिटरी थी। ये दौर हम बता रहे हैं मोहम्मद शाह रंगीले का जी, वो मुगल किंग थे। ईयर और बता देंगे, ये समझ लिए कि 1720s की बात हम कर रहे हैं जी। और यहाँ पर लखनऊ में शेखजादे जो थे, शेख अब्दुल रहीम वगैरह, ये जो थे यहाँ के ऊपर ये मुकीम थे और इनको उन्होंने नायब के तौर पर यहाँ भेजा हुआ था टू लुक आफ्टर दिस रीजन जी। लेकिन कुछ अरसे के बाद they have become autocratic and they were not sending the revenues to the Mughal kings. Okay. तो फिर उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीले ने सादत खां बुरहानुल मुल्क, जो कि ईरानी ओरिजिन के थे एंड ही वाज द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ओके, तो उनको वो उनके मुगल आर्मी में ही वाज द जनरल, ओके, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही पायस टाइप के शख्स थे, तो उनको यहाँ भेजा। यहाँ जब वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक मैसेज जो था शहजादों को भेजा कि आइदर यू लीव लखनऊ पीसफुली और हैव अ बैटल अगेंस्ट अस। ओके, तो उन्हें ये चीज़ मालूम थी कि दे हैव अ बेटर कंटिंजेंट ऑफ आर्मी, दे हैव बेटर वेपनरीज, तो उन्होंने यहाँ से जाना जो था वो मुनासिब समझा जी। और 1722 में मुगल किंग ने नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क को पहला अवध का नवाब वजीर बनाया। ओके, नवाब तो जो नवाब की हिस्ट्री जो है वो 1722 से शुरू होती है जी। और नवाब का लिटरल मीनिंग है अ नोबल पर्सन। इट इज़ अ टाइटल गिवन बाय द मुगल किंग। ओके, जैसे किंग होता है, क्वीन होती है, प्रिंस होते हैं, निज़ाम होते हैं, राजा महाराजा, उसी तरह से नवाब भी एक टाइटल है जी। और इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर शेखजादे जो थे वो रूल कर रहे थे फ्रॉम लखनऊ, तो इन्होंने अपना कैपिटल जो था वो फैज़ाबाद किया। ओके, और वहाँ से उन्होंने रूल करना शुरू किया। फिर इनके कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने भांजे से की, जो कि इनके इंतकाल के बाद दूसरे नवाब हुए। ओके, मंसूर अली खां सफदरजंग, जो दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट वगैरह है, तो ये हुए। और इनके इंतकाल के बाद इनके साहबजादे, इनके बेटे शुजाउद्दौला, वो अवध के तीसरे जो नवाब हुए, और जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ बंगाल में बैटल ऑफ बक्सर वगैरह जो है वो सब लड़ी है जी। लेकिन जब उनके इंतकाल के बाद, नवाब शुजाउद्दौला के इंतकाल के बाद नवाब आसिफउद्दौला जब नवाब हुए चौथे, तो वो उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम फैज़ाबाद टू लखनऊ जी, क्योंकि जो उनकी वालदा थी बहू बेगम साहिबा, उनका काफ़ी असर था वहाँ पर
फैजाबाद में, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके दिल पर हो, क्योंकि वो क्वीन थी और फिर क्वीन मदर हो गई, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि हम अपना कैपिटल शिफ्ट कर लें। एंड बिफोर शिफ्टिंग हिज कैपिटल इन 1775 टू लखनऊ, ही बिल्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ नोन एज शीश महल। शीश महल जो है वो पैगंबर शीश थे उनके नाम से उन्होंने मंसूब किया, लेकिन क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा शीशेलात का सामान जो था, शैंडलियर्स, लैम्प्स, ये सब सजवाए थे, तो धीरे धीरे वो शीश महल से वो हो गया शीश महल जी। अच्छा। और वहाँ से रहकर उन्होंने फिर बड़े इमामबाड़े की तामीर की, और अवध रजीम जो है 1775 में वहाँ से रह कर उन्होंने उसकी शुरुआत की। अच्छा, तो मतलब अवध में जो नवाबों का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो 1775 से शुरू हुआ लखनऊ में। वैसे में। तो 1722 में शुरू हो गया था जी। मसूद साहब, आसफुद्दौला साहब का बहुत नाम है हिस्ट्री में, तो ये ऐसा क्यों है, इतने वो फेमस कैसे हुए? मेरे ख्याल पहले नवाब थे, लखनऊ में इनकी कैपिटल थी, लेकिन इनकी एक शख्सियत इस तरह की थी कि जिस वक्त इन्होंने बड़े इमामबाड़े की तामीर की जी, तो उस वक्त कहर पड़ गया था, फेमिन जी, है ना, अकाल पड़ गया था, तो इन्होंने बिल्डिंग जो अपना कंस्ट्रक्शन बड़े इमामबाड़े की करवा रहे थे, तो उसमें बहुत से ऐसे नोबल पर्सन्स थे जो जिनको ये काम नहीं आता था बनाना जी, और वो दिन में अगर वो काम करते तो उनको शर्म आती, बेइज्जती होती और वो भीख भी नहीं लेना चाहते, अपनी मेहनत का पैसा लेना चाहते। तो उन्होंने एक तरकीब सोची नवाब ने, उन्होंने कहा कि जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका 1/3 जो है ये लोग डिमोलिश करेंगे रात के अंधेरे में। ओके। तो इस तरह से वहाँ पर उन्होंने दिन में जो मजदूर कंस्ट्रक्ट करते थे, किफ़ायतुल्लाह जो थे ये इनके आर्किटेक्ट थे, ईरानी ओरिजिन के, शिराजी जिन्होंने ताजमहल डिज़ाइन किया था और आर्किटेक्ट थे, उनके फैमिली के थे। ओके। तो जो प्रोफेशनल मजदूर दिन में बनाते थे, हाँ, और ये लोग रात में उसको डिमोलिश करते 1/3 पोर्शन जी। और उन्हें सोचा कि इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो फैमिन भी खत्म हो जाएगा। वही हुआ कि ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया और फैमिन इन द मीन टाइम खत्म हो गया। तो इनके लिए एक चीज मशहूर हुई कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला जी। तो इन्होंने फरमाया कि ये ना कहो कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला, उन्होंने फरमाया कि जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देंगे आसिफुद्दौला, बल्कि ये कहो कि जिसको दिलवाएंगे मौला उसको देंगे आसिफुद्दौला। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक जरिया हैं जी। और इनका कैरेक्टर समझ लिए कि ऐसा था कि जो भी उन्होंने तोहफे और जो भी इनामात दिए अपने आर्किटेक्ट को, किफ़ायतुल्लाह को, लेकिन अपनी कब्र के पास जगह दी उनको, उनकी कब्र की बड़े इमामबाड़े के अंदर। तो ये कैरेक्टर्स होते थे। तो मसूद साहब एक सवाल और जी, जो मुझे लगता है कि जो गंगा जमुनी तहजीब है लखनऊ की, और जिसको कहा जाता है कि आसिफुद्दौला साहब ने उसको, वो क्या ऐसा था उनकी पर्सनैलिटी, शख्सियत में उनके? ये सेक्युलरिज्म, ये पहले नवाब से ही ये चीज़ शुरू हो गई थी और ये सब जो थे हर मज़हब व मिल्लत के लोगों को एक नज़र से देखते थे। नवाब वाजिद अली शाह फरमाते थे कि मैं सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुओं का भी बादशाह हूँ और ये दोनों कौमें हमारी दोनों आँखें हैं। और इन्होंने जो माशरे को, नवाब वाजिद अली शाह ने जो सबसे अहम चीज़ दी है, दैट इज़ a secular common code of salutation in the form of आदाब जी। उन्होंने कहा कि अगर हम अस्सलाम अलैकुम कहते हैं तो that means that shows that this person belongs to certain religion and he is a Muslim। अगर हम कहते हैं नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, that shows that this person belongs to certain religion and he is a Hindu। तो उन्होंने कहा कि set aside the religion। आदाब जो है it is a plural of अदब। उन्होंने कहा कि अदब से हम आदाब का रिवायत जो है वो शुरू करें और जो सामने वाला आ रहा है उसको रिस्पेक्ट पे करें जी। तो कोई शख्स आता है तो हम उसको आदाब करते हैं, झुक के खड़े होके, अ ब्रॉड स्माइल ऑन माय ऑफ आवर फेस, और फिर उसको झुक के बहुत ही पोलाइटली, जेंटली आदाब करते हैं। फिर उन्होंने मुआशरे को एक कॉमन कोड ऑफ ड्रेस दी इन द फॉर्म ऑफ अंगरखा जी और दोपल्ली टोपी। दोपल्ली टोपी जो है, अगर जैसे आप किसी को इज्जत बख्शें तो कहते नहीं है कि सर आँखों पर बिठाया जी, तो कहने लगे कि ये दो पल्ली टोपी जो है जिसमें दो पल्ले हैं और बीच में से जुड़ा हुआ है, तो एक पल्ला हिंदू है, एक पल्ला मुस्लिम है, ये दोनों को हम अपने सर को ताज बनाते। तो ये एक नज़र से देखते थे, इतना ये सेकुलर एस्पेक्ट था। इसीलिए लखनऊ की तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ अमलगमेशन ऑफ रोज एंड लोटस। क्योंकि नवाब दे वर फ्रॉम ईरान, नैशापुर के थे वो, और रोज इज़ फ्रॉम ईरान एंड लोटस इज़ फ्रॉम इंडिया। Okay. So it is a mixture, amalgamation of rose and lotus, and you can say that it is a composite culture of Hindus and Muslims। जी। तो जो भी हम लोग के त्यौहार होते हैं उसमें हम लोग साथ मनाते हैं, और यहाँ की जो मिट्टी है उसकी जो खुशबू है और जो खमीर है हम लोगों का, वो मोहब्बतों का खमीर है,
मोहब्बतों की खुशबू है। तो आप ये समझ लिए कि 1722 से आज तक यहाँ पर कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। और तीसरी चीज़ ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम लोग सब, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब मिल्लत के हो, हम लोग एक दूसरे के मजहब की इज्जत करते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और मिलना जुलना, खान पान बड़ा कॉमन हो गया, बहुत कॉमन। वी आर एनरिच्ड बाय ईच अदर्स कल्चर हेरिटेज। मैं आपको बताऊं मसूद साहब कि मैंने कहीं उर्दू पढ़ी नहीं जी, लेकिन मेरे ख्याल से मैं 2-4 हज़ार शब्द उर्दू के जानता हूँ और शायद 100-200 शब्द तो रेगुलरली यूज करता हूँ। जी, देखिए ये सब चीज़ें जो होती हैं संगत के ऊपर होता है कि आपकी संगत, आपकी सोहबत किसके साथ हो रही है जी। और हम लोगों के जैसे दोस्त हैं जी। हम लोगों के जाहिर सी बात है कि हमारे हिंदू दोस्त जो हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत के मुस्लिम दोस्तों के जी। और हम लोग उनके यहाँ दिवाली है और होली है, उसमें उसी अंदाज से हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, और उसी तरह से वो लोग भी हम लोग के ईद बकरीद में आते हैं और मिलते हैं मोहब्बतों से। तो ये लखनऊ की तहजीब, इसीलिए लखनऊ की तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। उसके अलावा आप देखिए, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जिस वक्त नवाब वाजिद अली शाह, उनके लिए बहुत ही अंग्रेज़ों ने गलत उनके लिए उड़ाया प्रचार कि हाँ, वो उन्होंने र्यूमर्स उड़ाई क्योंकि दे हैव कैप्चर्ड 11 प्रोविंसेस एंड ओनली अवध वाज लेफ्ट। क्योंकि यहाँ पर जो नवाब थे, उनके जो सब्जेक्ट्स थे, वो उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। जितने जो हिंदू थे वो उनको कहते थे अपना कृष्ण कन्हैया जी। और वो जन्माष्टमी जो थी वो अपने कोर्ट में सेलिब्रेट करते थे। ओके। तो उनके खिलाफ जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी उनको बदनाम करनी है कि ही इज अ डिबॉच, ही हैज 365 eyes, ही इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन डांस एंड म्यूजिक, बट ही वाज सच अ लिटरेरी पर्सन के 105 किताबें उन्होंने खुद लिखी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, चाहे वो प्रोज हो चाहे पोट्री हो। और वो इतने पायस थे, इतने रिलीजियस थे कि एक तो अपनी आर्मी को खुद कमांड करते थे, और जिस वक्त कमांडर चुनने की बात आई तो उन्होंने कहा कि जिसकी मॉर्निंग प्रेयर्स जो हैं वो मिस नहीं होंगी, हम उसको कमांडर बनाएंगे। तो किसी ने भी अपना हाथ नहीं खड़ा किया। इन्होंने फिर अपना हाथ खड़ा करके कसम खाई कि जब से हमने होश संभाला है तब से हमारी मॉर्निंग प्रेयर्स मिस नहीं हुई हैं, फज्र की नमाज मिस नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई शराब में इन सब चीज़ों में डूबा रहता तो हैंगओवर में ही रहता, तो वो कैसे सुबह की प्रेयर। तो इन्होंने कहा कि आई विल गो टू कैलकाटा टू मीट गवर्नर जनरल। उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और वो वहाँ गए बनारस। वहाँ पर काशी नरेश के वो 15 दिन मेहमान रहे। अच्छा। वहाँ रहकर जो गंगा घाट के ऊपर जो गंगा आरती होती है उसका ट्रेडिशन नवाब वाजिद अली शाह ने शुरू किया। ओके। ये लोगों को नहीं मालूम। द ट्रेडिशन ऑफ शहनाई ऑन द गेट्स ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल, दैट वाज स्टार्टेड बाय नवाब वाजिद अली शाह। ओके। तो ये सारे चीजें जो हैं दैट शोज द सेक्युलर एस्पेक्ट ऑफ नवाब। और फिर यहाँ से वो कलकत्ते तशरीफ ले गए। जाहिर सी बात है दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड द रेजिडेंट ऑफ हाउस जनरल जेम्स ऊट्रम। तो वो माने नहीं इनकी बात पर, तो उनका ठीक है, देन आई विल गो टू इंग्लैंड टू मीट क्वीन विक्टोरिया। तो फिर इनकी मदर जो थी, क्वीन मदर मलका किश्वर, इनके छोटे भाई हसन सिकंदर और कंटिंजेंट ऑफ 115 पीपल, दे वेंट टू इंग्लैंड टू मीट क्वीन विक्टोरिया एंड द डायलॉग वाज ऑन बिटवीन देम। लेकिन इन द मीन टाइम 1857 में बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग शुरू कर दी, तलवार खींच ली। तो क्वीन विक्टोरिया ने कहा नाउ द बैटल इज ऑन, सो वी हैव टू क्विट द डायलॉग। तो इस तरह से वो फिर वो एग्जाइल हो गए। फिर कलकत्ते में उन्होंने अपनी एक मिनी लखनऊ की तामीर करवाई। अच्छा। तो जैसे यहाँ लखनऊ में सिप्तानाबाद के इमामबाड़ा है, वैसे वहाँ पर उन्होंने तामीर करवाया। और लखनऊ का जो कुछ था, जिस तरह का लखनऊ था उस तरह का उन्होंने एक मिनी लखनऊ जो है वहाँ पर बसाया। अच्छा। और लखनऊ से बहुत से ऐसे लोग इस उम्मीद में जाते हैं कि हमारा नवाब वहाँ है तो हमारे लिए कुछ करेगा। हाँ। तो जो भी जाते थे उसको वहाँ वो पनाह देते थे जी। और उनके अखराजात वो खुद उठाते थे जी। तो एक बहुत मशहूर वाक़या है, ये इनको पेंशन मिलती थी ब्रिटिशर्स की तरफ से तो जाहिर सी बात है जब लोग पहुंचते तो खर्चे ज़्यादा होते थे। अपना जो असासा होता था, एसेट्स जो थे वो बेच के खर्चे सबके पूरे करते थे। तो इनके पास एक प्याला था, वो पन्ने का था। अच्छा। तो वो प्याला जो था इन्होंने बाज़ार भेजा कि भाई ये जो है बिक जाए तो उससे हम अपने जो नए लोग आए सब अखराजात पूरे किए जाए। तो वहाँ के जितने भी जौहरी थे उन्होंने उसकी कीमत आकी, उन्होंने कहा कि हम जितने जौहरी हैं इन सब की अपनी वेल्थ वैल्यू जो है हम लोग जोड़ लेंगे तब भी हम इसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने जो है कहा कि ऐसे प्याले से फ़ायदा क्या, यह कह के ज़मीन में पटक दिया। हाँ। तो जब ज़मीन में पटखा उसकी जो किरचें हुई तो वो फिर बिकी। अच्छा। तो वो प्याले का पन्ना जो है वो बहुत ही मशहूर है, इतनी हाई क्वालिटी का वो था।
जी। अब उनका मिजाज सोचिए कि कितना सोफियाना और कितने नफीस शख्स थे और कितना उनका नेचर जो था कितना सोफिस्टिकेटेड। उनके जहाँ वो रहते थे वहाँ शैंडलियर्स वगैरह जाहिर सी बात है कि टंगे हुए थे जी। तो एक मुलाजिम जो था वो झाड़ शैंडलियर जो था वो साफ कर रहा था और पता नहीं क्या हुआ कि वो गिर पड़ा और छन से आवाज़ आई। ये दूसरे कमरे में टहल रहे थे जी। तो अब उनको गुस्सा तो आया लेकिन उसको वो पी गए, बर्दाश्त कर गए और वहाँ टहलते हुए गए, कहेंगे भाई आवाज़ बहुत अच्छी थी, ऐसे रोज़ तोड़ा करो। तो मतलब उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जता दी और कुछ कहा भी नहीं। तो इस तरह के मिजाज, और ये समझिए कि लिटरेरी तो थे ही, साथ ही साथ वो आर्ट एंड क्राफ्ट, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे वो कथक हो, समझ लिए कि कथक को उन्होंने पेट्रोनाइज किया, प्रमोट किया, म्यूज़िक को प्रमोट किया, और तबले की एक ताल तीन ताल ये नवाब अली शाह की देन है। ओके। और इन्होंने बहुत से नौहे कहे, बहुत से ऐसे बंदिशें कही हैं जो आपका है बाबुल मोरा नैया छूटो जाए, ये नवाब अली शाह का कहा हुआ है जी। अच्छा मसूद साहब एक बताओ कि लखनऊ में जो और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जी, छतर मंजिल है, छोटा इमाम बाड़ा, ये किस पीरियड में कब बनी है? देखिए छोटा इमाम बाड़ा जो है ये अवध के तीसरे बादशाह किंग गाजुद्दीन हैदर से 1814 से किंगशिप शुरू हो गई। अच्छा। तो वहाँ पर वो नवाब थे गाजुद्दीन हैदर, उनसे पहले थे सादत अली खां जी, उनसे पहले थे नवाब वजीर जो सिर्फ 4 महीने के लिए हुए थे। ओके। लेकिन वो फैमिली में जैसे होता नहीं कॉन्स्पायरेसीज होती हैं, तो उनको डिथ्रोन करके विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, सादत अली खान जो थे वो इनके नवाब आसिफउद्दौला के को ब्रदर थे, मुख्तलिफुल बतन भाई, तो ये नवाब हो गए थे। तो इनकी वालदा जो थी नवाब आसिफउद्दौला की बहू बेगम साहिबा थी, और ये इनकी जो थी छतर कमर, तो यहाँ पे मकबरा भी है गोलागंज में, हाँ, तो वो उन्हीं का ही मकबरा है। फिर गाजुद्दीन हैदर जो थे ये फिर यहाँ पर से किंगशिप शुरू हो गई, फिर मुगलों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा और यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई। ओके। किंग गाजुद्दीन हैदर से किंगशिप शुरू हुई, इन्होंने फिर बहुत सी हैदर कनाल वगैरह है, हाँ, बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, ये सब बनवाई। नवाब सादत अली खान है, आपका जो फरद बख्श कोठी है जो गवर्नर हाउस है वो उनका पैलेस था। ओके। तो इसी तरह से बहुत सी इमारतें जो इन लोग ने बनवाई। और फिर ये शाह नजफ, गाजुद्दीन हैदर, फिर नसरुद्दीन हैदर, उनके बेटे उनके इंतकाल के बाद हुए, तो उन्होंने जो है करबला और इस तरह की उन्होंने भी बहुत सी इमारतें बनवाई, और इस तरह से लखनऊ की तहजीब जो है वो शुरू हुई। और ये शीरमाल जो है वो ईजाद भी लखनऊ की ही है। अच्छा। हाँ, तो उसमें इन्होंने एक कोई नज़र की थी, उसमें सबसे कहा कि आप चीज़ें बना के लाइए, तो एक ममदू नानबाई थे बेकर, तो उन्होंने शीरमाल की ईजाद की थी। तो उन्होंने एक लुकमा जो तोड़ा, तो उसमें जो वो कट है, हाँ, शीरमाल में आप देखते हैं कट होता है, हाँ, तो जो लुकमा तोड़ा था तो वो एक ट्रेडमार्क हो गया। तो इस तरह से शीरमाल इज़ द ओरिजिन ऑफ लखनऊ। ओके। तो फिर इनके बाद इनके बेटे मोहम्मद अली शाह जी, हम लोगों की जो फैमिली है उनसे डायरेक्ट रिलेटेड है। हम लोगों को रॉयल पेंशन जो है, जो वसीक़ा है, वो किंग मोहम्मद अली शाह से भी मिलता है। उन्होंने छोटे इमाम बाड़े की तामीर करवाई, 1837 में वो बादशाह हुए। श्रोताओं, मैं आपको बताऊं कि अभी जो मसूद साहब ने बताया कि शीश महल था और फिर वो शीश महल हुआ, आज भी अभी मसूद साहब जो हैं उसी शीश महल के बासिंदे हैं, वहीं रहते हैं, और इसलिए इनको जो पूरे लखनऊ का इतिहास जो है वो हिस्ट्री पूरी लखनऊ की इनको ज़बानी याद है, और कैसे कैसे शहर बढ़ा और कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए, उस सब के आई विटनेस रहे हैं, और कुछ सुना है, कुछ देखा है, और ये सब आज बयान किया है आपके सामने। जो आपका चैनल है जी, क्योंकि वो बुजुर्गों के लिए, हाँ, बुजुर्गों के लिए जी, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो हम उनके लिए एक बात हम कहना चाहेंगे जी, कि उन लोगों को जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जी, एक तो अपने को सीनियर नहीं समझना चाहिए क्योंकि दिल जवान होना चाहिए जी जी। और हम खुद जो हैं अब वो 60 के करीब लगभग हो रहे हैं, हाँ। तो अपने को एक्टिव रखना चाहिए। आप किसी तरह से भी अपने को एक्टिव रखिए, लोगों से, दोस्तों से मिलते जुलते रहिए जी, मुझे लगता है मिलना बहुत जरूरी, सोशल लाइफ और कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप जरूर करिए जी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, ख़ास चीज़ जो है, वो दिल जवान होना चाहिए। आप अपने को दिल से कभी भी बुढ़ा ना समझिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, शहर में मेरे ख्याल से 2, 3, 4 प्रोग्राम्स में उनका आना, शिरकत करना और जाना, ही इज़ अ वेरी नोन फेस, और इसलिए जो बात कह रहे हैं तो सीरियस बात है। मेरे ख्याल से सोशली एक्टिव रहना बहुत रेलिवेंट है इस एज में।
हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतिहास के कुछ पन्ने हमने उल्टे और लखनऊ को उसको पर्सपेक्टिव देखा, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आदाब आदाब आदाब। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।